नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दुनिया की नजर इस वक्त टिकी है इस्लामाबाद पर, जहां होने वाली है ईरान, इस्राइल और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत। लेकिन ईरान पाकिस्तान पहुंचा है या नहीं, इस बात को लेकर सस्पेंस ही सस्पेंस है। तो वहीं ट्रंप नाटो से नाराज होकर यूरोप से सैनिक हटाने पर विचार कर रहे हैं। उधर इस्राइल में जंग थमते ही नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार केस फिर से शुरू होने वाला है और कुर्सी पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ भारत में भी चुनाव का माहौल है। बंगाल चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। वोटर लिस्ट विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इन सभी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ईरानी मीडिया तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के लिए कोई टीम पाकिस्तान नहीं पहुंची। यूरोप को झटका, अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं ट्रंप, नाटो से नाराजगी बरकरार। जंग से मिली थोड़ी राहत, उधर नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार केस शुरू। बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, ममता बोली घुसपैठ हो रही है तो इस्तीफा दीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फ्रीज मामले पर 13 अप्रैल को होगी सुनवाई। ईरान इस्राइल जंग पर इस्लामाबाद में होने वाली बड़ी बातचीत पर अब सस्पेंस और गहरा हो गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत के लिए उनकी कोई टीम पहुंची ही नहीं है, यानी मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत हैं। तस्नीम के सूत्रों के मुताबिक जब तक अमेरिका लेबनान में सीज फायर का वादा पूरा नहीं करता और इस्राइल हमले बंद नहीं करता, तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। इस बीच सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो चल रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है, लेकिन इन वीडियोस को भी एआई से बनाया हुआ बताया जा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना अब नेतन्याहू पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। मारिफ पोल के मुताबिक जंग की शुरुआत में नेतन्याहू को थोड़ी बढ़त तो दिखाई दे रही थी, लेकिन अब नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरे के बादल साफ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस्राइल की सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा बढ़त विपक्षी दल बना रहा है। सरकार का गठबंधन 50 सीटों पर सिमट गया है, वहीं विपक्ष मजबूत होकर 60 सीटों तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस्राइल में कुल सीटें 120 हैं और बहुमत के लिए चाहिए 61 सीटें, यानी कि विपक्ष बहुमत के केवल 1 सीट दूर है और नेतन्याहू की पार्टी तो दूर ही होती जा रही है। अगर इस्राइल में अभी चुनाव होते हैं तो लिकुड यानी कि नेतन्याहू की पार्टी 27, बेनेट 22 और बाकी पार्टियां अलग अलग सीटों पर रहेंगी। कई छोटी पार्टियां चुनाव की जरूरी सीमा भी पार नहीं कर पा रही हैं। इस्राइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई दोबारा शुरू होने जा रही है। इस्राइल में इमरजेंसी खत्म होते ही नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ी हैं। ईरान के साथ युद्ध टलने के बाद वहां जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। स्कूल और दफ्तर खुल गए हैं और अदालतों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भ्रष्टाचार वाले पुराने केस की सुनवाई रविवार से फिर से शुरू हो जाएगी। उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। नेतन्याहू इन सभी आरोपों को गलत बताते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उनके लिए माफी की सिफारिश भी कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि बार बार कोर्ट जाने से नेतन्याहू अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। उधर इस्राइल के राष्ट्रपति कार्यालय ने माफी की अर्जी पर कानूनी राय मांगना शुरू कर दिया है। हालांकि कानूनन केस के बीच में माफी मिलना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। इस बीच इस्राइल में अक्टूबर में होने वाले चुनावों की चर्चा भी तेज हो गई है और सर्वे बता रहे हैं कि नेतन्याहू की सरकार इस बार सत्ता से बाहर हो सकती है। अब देखना होगा कि जंग से बचे नेतन्याहू क्या अपनी कुर्सी और कानून से बच पाएंगे। क्या लेबनान से बातचीत करने का आदेश नेतन्याहू को ट्रंप ने दिया था? रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई थी। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वे लेबनान पर हमले कम करें और बातचीत शुरू करें। वे चाहते हैं कि लेबनान के साथ बैठकर हिजबुल्लाह को निहत्था करने पर चर्चा हो। इसी दबाव के साथ नेतन्याहू ने लेबनान से सीधी बातचीत करने का मन बनाया है। JD वेंस ने भी कहा है कि इस्राइल अब लेबनान में थोड़ा संयम बरतने को तैयार है। हालांकि इस्राइल के अधिकारियों ने साफ किया है कि फिलहाल कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, यानी एक तरफ बम बरसते रहेंगे और दूसरी तरफ शांति की मेज सजेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं। ईरान जंग में अमेरिका इस्राइल का साथ ना देने की वजह से ट्रंप नाटो देशों से नाराज हैं। यही नहीं, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की योजना भी आगे नहीं बढ़ पाई, जिससे नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। फिलहाल यूरोप में 80,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो दशकों से वहां की सुरक्षा की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन अब ट्रंप इन्हें वापस बुलाने की सोच रहे हैं और अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो यूरोप को बहुत बड़ा झटका लग सकता है।
उसकी सुरक्षा भी चिंता के घेरे में आ सकती है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। ममता का शाह पर वार, बोली घुसपैठ हो रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कट गए 2 करोड़ नाम। असम केस में खेड़ा को राहत, मिली 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया। इसमें बंगाल के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। हर महिला को हर महीने 3,000 रुपए, युवाओं को 3,000 रुपए का भत्ता, 1 करोड़ रोजगार, 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू और घुसपैठियों पर डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की सख्त नीति। साथ ही यूसीसी लागू करने, भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाने और किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम देने का भी वादा किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी भी अपना घोषणा पत्र दीदी के 10 संकल्प नाम से जारी कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुमायूं कबीर से जुड़े स्टिंग वीडियो विवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा सत्ता के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में जो लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, उनसे हाथ मिलाने के बजाय पार्टी 20 साल तक विपक्ष में बैठना बेहतर समझेगी। कोलकाता में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। दरअसल टीएमसी ने दावा किया था कि भाजपा ने उनके पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल किया है। इस पर शाह ने कहा कि ममता जी 2000 वीडियो बनवा सकती हैं, लेकिन हुमायूं कबीर और भाजपा का मेल साउथ और नॉर्थ पोल जैसा है, हम कभी भी साथ नहीं आ सकते। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को 3 टुकड़ों में बांटना चाहती है। ममता ने नॉर्थ 24 परगना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले कुछ और बाद में कुछ और कहती है। वो एनआरसी और परिसीमन के जरिए बंगाल को 3 हिस्सों में बांटना चाहती है। ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर सिर्फ वोटरों के नाम काटे गए हैं और अगर वाकई घुसपैठ हो रही है तो ये तो अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो घुसपैठ रोकें और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो तुरंत इस्तीफा दे दें। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटर लिस्ट फ्रीज करने के मामले में 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी कि जिन लोगों के नाम 9 अप्रैल तक लिस्ट में जुड़ गए हैं, सिर्फ वही नाम रहेंगे। अब आगे कोई नाम नहीं जोड़ा जाएगा, जबकि अभी कई नाम जोड़ने के मामले लंबित हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद करीब 89 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें से 27 लाख से ज्यादा नामों की जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद अयोग्य करार दिया गया है। अब बंगाल में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6 करोड़ 77 लाख रह गई है। गुरुवार आधी रात तक चुनाव आयोग ने दूसरे चरण की लिस्ट पर भी मुहर लगा दी। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन अपील करने के बाद भी अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। फाइनल लिस्ट से 2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, अब ये घटकर 13 करोड़ 39 लाख मतदाता रह गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें से पुरुष मतदाता करीब 55%, महिला मतदाता 45% और तीसरे लिंग के मतदाता 4200 से ज्यादा हैं। युवा वोटर्स की बात करें तो 18 से 19 साल के करीब 17 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जिनका नाम छूट गया है वो अभी भी फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिल गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। दरअसल खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट, विदेश में संपत्ति छिपाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद खेड़ा के घर पर असम पुलिस ने छापेमारी की और खेड़ा पर मानहानि, जालसाजी और साजिश जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए अप्लाई करो। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब उनके खिलाफ कैश मिलने के आरोपों पर जांच चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया गया है और मामला अब भी और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। आपको याद दिला दें कि विवाद के बाद उनका तबादला दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया था और उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को शपथ ली थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस्तीफे के बाद जांच रुक जाएगी या और बड़ा एक्शन होगा और क्या संसद में कार्रवाई की नौबत अब टल गई है या नहीं।
सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करते हैं या किसी भी मुद्दे की तह तक जाकर सच लिखने का शौक है तो सावधान हो जाइए, वरना सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आईटी नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है और इसका सीधा असर पड़ सकता है एक्स के कम्युनिटी नोट्स पर। अब तक ये कम्युनिटी नोट्स यानी यूजर्स द्वारा किया गया फैक्ट चेक खुले तौर पर दिखाई देता था, लेकिन नए नियम लागू हुए तो अगर कोई नोट सरकार के दावों को चुनौती देता है तो उस पर एक्शन हो सकता है। सरकार के मुताबिक अगर कोई नोट न्यूज या पॉलिसी से जुड़ा है और उसे गैर कानूनी माना गया है तो प्लेटफॉर्म को उसे हटाना पड़ेगा या फिर ब्लॉक करना पड़ेगा। यानी अब सिर्फ पोस्ट ही नहीं बल्कि पोस्ट के नीचे लिखा सच भी जांच के दायरे में आ सकता है। इस बीच एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री ग्रुप्स ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म या कम्युनिटी ड्रिवन कंटेंट पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये सिर्फ प्रक्रिया साफ करने के लिए है, कोई नई ताकत नहीं दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सोशल मीडिया पर सरकार की निगरानी लोगों की आजादी को कंट्रोल में कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। 8 बजे ताजा अपडेट्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।